Hello dear students, our today's topic is from hyperconjugation। ਅਸੀਂ definition ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ और definition organic chemistry ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਲੀ important definition ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ write down ਵੀ ਕਰੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। तो ਆਪਣੀ ਤੀਸਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ hyperconjugation is the first definition। hyperconjugation नो बॉन्ड रेजोनेंस क्या है जी। तो एक मॉलिक्यूल देखते हैं, एक मॉलिक्यूल ये वाला जिस दे विच 3 कार्बन है 1 2 3 3 कार्बन के अंदर 2 कार्बन के विचकार सानू डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा और एक कार्बन जो कि चेन के नाल जुड़िया है, इस दे नाल डबल बॉन्ड नहीं है, इस नाल 3 हाइड्रोजन लगे है। दूसरे वाले कार्बन नाल एक हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन कैरी कर रहे हैं कार्बन। हुण सिस्टम के अंदर की सिस्टम है कि जो डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड वाले कार्बन है उन्हां दे नाल लग्या होया कार्बन, डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन चेन है उन्हां दे नाल डायरैक्ट लगी हुई कार्बन दे कोल जिन्ने भी ये हाइड्रोजन है ये साडी है हाइपर कंजुगेशन। डबल बॉन्ड कार्बन दे नाल डायरैक्ट लिंक च जो कार्बन है उस दे नाल लगे हुए जिन्ने भी कार्बन है वो है साडे हाइपर कंजुगेशन। ओके, हाइपर कंजुगेशन हाइड्रोजन। तो किन्ने इत्थे 3 हाइड्रोजन है तो साडे कोल हो गया 3 हाइपर कंजुगेशन इस सारे सिस्टम दे लई। अभी इस कार्बन दे नाल सेंटर वाले कार्बन दे नाल अगर एक हाइड्रोजन है, अगर इस हाइड्रोजन को हटा देंगे तो इस दे नाल नीचे एक होर कार्बन लगा देंगे तो उस कार्बन नाल भी 3 हाइड्रोजन होंगे तो असी कहना सी सिस्टम च हो जाने सी 3 ए वाले हाइड्रोजन और 3 ए वाली नीचे वाली कार्बन जो आने सी उस नाल हाइड्रोजन, तो सिस्टम च हो जाने सी 6 हाइपर कंजुगेशन। बट इस सिस्टम च है ओनली 3 हाइपर कंजुगेशन। तो हो क्या रहा नो बॉन्ड रेजोनेंस के अंदर, नो बॉन्ड रेजोनेंस के अंदर ये हाइपर कंजुगेशन वाले जो हाइड्रोजन है कार्बन नाल सिग्मा बॉन्ड बना करके बैठे हुए हैं। ये सिग्मा बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड है ये इस मॉलिक्यूल के अंदर मूव कर सकता है एज ए इलेक्ट्रॉन। अभी क्या हो गया, अभी ये दिखा रखा है एरो से कि ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के जरिए मूव करके आगे और सिंगल को बना देगा। देखो ये डबल, सिंगल को डबल बना दिया मूव करके और अभी ये वाला हाइड्रोजन जो पॉजिटिव हाइड्रोजन बन जाएगा वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो इस कार्बन के पास एज ए एच पॉजिटिव आयन मूव करेगा। ओके, तो ये देखो एक हाइपर कंजुगेशन हमें दिखाई देने लगी अभी। तो क्या हो गया कि अभी जो ये वाला डबल बॉन्ड बन गया तो डबल बॉन्ड बनने के साथ जो सेंटर वाली कार्बन है उसके 5 बॉन्ड आ गए। 5 बॉन्ड कैसे आ गए देखो तो 2 कार्बन के बॉन्ड इधर है, 2 इधर आ जाएंगे 4 और एक हाइड्रोजन जुड़ गया 5 बॉन्ड जो कार्बन नहीं बनाता है 4 बॉन्ड। तो क्या होएगा जो नेक्स्ट वाला डबल बॉन्ड है उसको स्टेबल करने के लिए वो मूव करके आगे चला जाएगा एज ए इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लो या नेगेटिव चार्ज कह लो। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आगे मूव करके चल गया। तो मतलब एक हाइपर कंजुगेशन का सिग्मा बॉन्ड मूव करके सिस्टम में आया, सिंगल को डबल बॉन्ड बनाया और नेक्स्ट वाला जो डबल बॉन्ड है मूव करके आगे नेगेटिव चार्ज बना करके चला गया। अभी इस मॉलिक्यूल की अपनी इच्छा है कि अगर ये चाहे तो इलेक्ट्रॉन, ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ये वापस मूव करके आए और अपने इस बॉन्ड को डबल बॉन्ड बना ले। इसको डबल बॉन्ड बनाएंगे तो ये बॉन्ड मूव करके फिर हाइड्रोजन को मिल जाएगा। तो सिस्टम में इलेक्ट्रॉन की एक मूवमेंट है और ये मूवमेंट किसके थ्रू है, किसने बनाई ये मूवमेंट, ये बनाई हाइपर कंजुगेशन ने, सिग्मा बॉन्ड ने। हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगा हुआ जो सिंगल बॉन्ड है जिसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, वो सिग्मा बॉन्ड ने इस मूवमेंट को जनरेट किया। तो ये जरूरी नहीं कि ये वाला हाइड्रोजन करेगा,
ये वाला हाइड्रोजन भी कर सकता है। देखो आगे सिस्टम में देखो तो ये वाला हाइड्रोजन को हाइपर कंजुगेशन दिखा दिया। अभी नीचे वाला हाइड्रोजन भी कर सकता है, नीचे वाला हाइपर का बॉन्ड मूव किया तो उसको हाइपर कंजुगेशन दिखा दिया। तो ऐसे सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाना और एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, इसको बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। डेफिनेशन, इट इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन मतलब मोमेंट, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ एन अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू एन एटम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम। अनसैचुरेटेड सिस्टम मतलब डबल बॉन्ड के साथ लगा हुआ ये कार्बन, और टू एन एटम विद एन अनशेयर्ड p इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन। Types of organic reactions and mechanism. Organic reaction can be classified into following category. जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस है ये 4 टाइप की हो सकती हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट क्या करेंगे, कोई एक एटम किसी मॉलिक्यूल में किसी दूसरे एटम को रिप्लेस करेगा, आप उसकी जगह आके ले ले, तो वो रिएक्शन होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, जैसे कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, वो बॉन्ड टूटेगा और कोई दोनों एटम के जो हैंड फ्री होंगे उनके साथ आके टोटल आके कोई मॉलिक्यूल जुड़ जाए, कुछ भी निकले ना, कुछ भी सब्स्टिट्यूट ना हो, तो ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। तो तीसरी टाइप को रिएक्शन है एलिमिनेशन, रिएक्शन हुई और साथ में कुछ वाटर मॉलिक्यूल या HCl मॉलिक्यूल या कोई गैस H2Cl2 कोई गैस निकली, मतलब कोई रिएक्शन के बाद कोई चीज एलिमिनेट होगी, निकल गई, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। और लास्ट वन इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रिएक्शन हुई और रिएक्शन के बाद मॉलिक्यूल ने अपने आप को रीअरेंज कर लिया, जैसे कोई फंक्शनल ग्रुप लग रहा था कि कहीं पर जुड़ना है, लेकिन उस मॉलिक्यूल ने अपने आप को रीअरेंज करके कोई मॉलिक्यूल और ही बना दिया, तो मतलब मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर चेंज हो जाना, उसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो टोटल जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है 4 टाइप्स की होती हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको प्योरीफाई करना है, या ऐसा समझ लो कि जैसे कोई दूध है, तो दूध में क्या कुछ है, दूध में मक्खन है, घी है, दूध में आपको स्वीट्स भी मिलेंगी, वही दूध का आप चाहो तो कुछ भी प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है ना। तो वही एक दूध में कितना कुछ उसके अंदर है और उस चीज को अलग अलग से सेपरेट करके यूज करना, इसको बोलते हैं किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में से अलग अलग मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स को निकालना, ठीक है ना। तो मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम क्या स्टडी करते हैं, द कॉमन टेक्निक यूज फॉर प्योरिफिकेशन आर, जो टेक्निक हम यूज करते हैं किसी एक बल्क मॉलिक्यूल में से छोटे छोटे मॉलिक्यूल निकालने के लिए, तो पहली टेक्निक हो सकती है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक टेक्निक है जिससे हम किसी मॉलिक्यूल को प्योरीफाई करते हैं, या फिर हो सकती है क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन से भी हम किसी मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से अलग कर सकते हैं। देन डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन मेथड है, और फोर्थ वन इज डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, और फिफ्थ वन इज क्रोमेटोग्राफी। तो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 5 मेथड ऐसे हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी एक मॉलिक्यूल में से किसी दूसरे मॉलिक्यूल को अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन भी कह सकते हैं इसको, भी हम प्योरीफाई कर सकते हैं। मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी। इसको डिटेल में आगे जाके करना है। तो सबसे पहला सब्लिमेशन, सम सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेज विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड। तो सॉलिड से पहले गर्म करेंगे लिक्विड बनेंगे, लिक्विड को गर्म करेंगे गैस बनेगा। तो सॉलिड को डायरेक्टली गैस फेज में चेंज कर देना इतना ज्यादा टेम्परेचर दे करके कि उसकी सेंटर वाली स्टेज और लिक्विड फेज आई ना। तो सम सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग इनटू लिक्विड
इज नोन एज सब्लिमेशन स्टेट। क्रिस्टलाइजेशन, तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड भी एक अच्छा मेथड है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करने का। तो क्या करना है इसमें, कोई ऐसा सब्सटेंस जो किसी मान लो किसी कंपाउंड, किसी और लिक्विड कंपाउंड में उसको डिसॉल्व करना है। डिसॉल्व कब तक कर सकते हैं, तो जैसे एक गिलास पानी ले लो, उसमें हमने 1 चम्मच नमक डाला, 2 चम्मच नमक डाला, तो क्या होएगा कि एक समय आएगा कि पानी नमक को डिसॉल्व करना बंद कर देगा, ठीक है ना। हम बोलते हैं कि उसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया। अभी क्या करेंगे, उस पानी वाले नमक को हमने गर्म करना शुरू कर दिया। जब गर्म करेंगे तो थोड़ा सा और नमक डिसॉल्व कर सकते हैं, 5-10 चम्मच मान लो कि और उसमें डिसॉल्व कर लिया। तो गर्म करने के बाद भी एक पॉइंट ऐसा आएगा कि नमक डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। अभी क्या करना है कि अभी जो गर्मी से एक्स्ट्रा नमक हमने घोल दिया उस पानी के अंदर, अभी क्या करो कि उस पानी को ठंडा कर दो। ठंडा करने से क्या देखोगे कि जो हाई टेम्परेचर पर उसके अंदर नमक डिसॉल्व हो गया था, अभी टेम्परेचर लोअर करने से वो क्रिस्टल फॉर्म में अलग हो जाएगा। क्योंकि वो डिसॉल्व तो इसलिए था क्योंकि उसका टेम्परेचर हाई था, कम टेम्परेचर पे उसने डिसॉल्व नहीं होना था। तो कम टेम्परेचर करने से जो नमक के क्रिस्टल बन के अलग हो जाएंगे मॉलिक्यूल से, तो उसको हम मेथड को बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन, जो कि एक हायर टेम्परेचर पर कोई चीज डिसॉल्व हो जाती है और कूलिंग करने से वही कंपाउंड में से अलग हो जाती है। इस मेथड को बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन मेथड, दिस इंपॉर्टेंट मेथड is used to separate volatile liquid from non volatile impurity। volatile का मतलब है जिसके वेपर बन जाएं, ऐसा लिक्विड जिसके वेपर बन जाएं और वो उसके अंदर ऐसी कुछ इम्प्योरिटी है जो वेपर नहीं बना सकती। मान लीजिए कि ऐसा हमारे पास एक गिलास लिक्विड है और उस लिक्विड के अंदर कुछ इम्प्योरिटी जो हमें नहीं चाहिए, वो ऐसी उसके अंदर इम्प्योरिटी हैं जिसके वेपर नहीं बन सकते। तो क्या कर सकते हैं डिस्टिलेशन में, उस पानी को हमने गर्म करना है कंपाउंड के साथ। तो जब गर्म करेंगे तो जो वोलेटाइल लिक्विड होगा वो तो सेपरेट हो जाएगा, वेपर बन के निकल जाएगा। जो इम्प्योरिटी होगी वो वोलेटाइल नहीं होगी, उसके वेपर नहीं बनेगा, वो नीचे बैठ जाएंगे, वो गंदगी नीचे रह जाएगी। तो ऐसे हम उसको दूसरे कंपाउंड से अलग कर सकते हैं। द लिक्विड हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, लेकिन उस लिक्विड को, ऐसे दो लिक्विड को भी हम अलग कर सकते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग हो। जिसका कम होएगा वो पहले उबल जाएगा, उसके वेपर बन जाएंगे। जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होएगा उसने अभी बॉयल नहीं होना, तो उससे पहले पहले जो पानी वेपर बन के उड़ गया तो उसको हम दूसरी जगह इकट्ठा करके अलग कर सकते हैं। तो दो लिक्विड को भी हम अलग कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होना चाहिए। Liquid having different boiling point vaporize at different temperature. The vapors are cooled and liquid so formed are collected separately. Fractional distillation method. तो fractional distillation method में क्या है? If the difference in boiling points of two liquid is not much simple, सिंपल डिस्टिलेशन कैनॉट बी यूज टू सेपरेट। अभी तो हमने कहा कि अगर दो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट है तो उसको हम बॉयल करके अलग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि अगर कोई ऐसे लिक्विड आ गए जिनका बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उसको अलग करने के लिए जब भी उसको टेम्परेचर दोगे, गर्म करोगे, तो दोनों एक साथ ही वेपर बन जाएंगे। तो अलग कैसे करेंगे हम? तो उसके लिए हम टेक्निक यूज करते हैं फ्रैक्शनल distillation. The technique of fractional distillation is used in such case. In this technique, vapors of liquid mixture are passed through a fractional column before condensation. The vapor rising up in the fractional column become richer in more volatile component. By the time the vapor reaches to top of the fractional column, these are rich in more volatile component. तो सिंपल लैंग्वेज में कहो तो जैसे क्रूड ऑयल, धरती में से गंदा तेल निकालते हैं, उसमें से डीजल, पेट्रोल, गैस, बहुत सारी पेट्रोलियम जेली, लुक जिसको एस्फाल्ट बोल रहे हैं, तो ऐसे डिफरेंट अलग अलग तरह के कंपाउंड उसमें से निकालते हैं। लेकिन सबका क्या है?
तो सबका बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो सेम है, ठीक है ना, लेकिन उनके बॉइलिंग पॉइंट वेपराइजेशन पॉइंट में बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस है, बहुत थोड़ा 19-21 का फर्क है। तो उसको एक ऐसे बड़े से टावर में डालते हैं जिसमें क्या होएगा, जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर सबसे पहले आएगा, मतलब जो सबसे पहले उबल के वेपर बनेगा वो तो एकदम से ऊपर चला जाएगा, उसको ऊपरले टावर में हम कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही मिनिमम टेम्परेचर दूसरे वाला जो बॉयल करना शुरू करेगा तो वो गैस से थोड़ा नीचे रह जाएगा। ऐसे फ्रैक्शन फ्रैक्शन बन गए, उस बड़े से टावर के बहुत सारे हिस्से बन गए जिसमें अलग अलग तरह के कंपाउंड्स जो है एक कंपाउंड में से अलग होके निकल जाएंगे, उसको हम कलेक्ट कर लेंगे वेपर को ठंडा करके। जैसे डायग्रामेटिकली दिखाओ तो ये आपने पढ़ा है कि वो फर्नेस भट्ठी ली, उसको एक टावर में हमने क्रूड ऑयल भर दिया, गंदा तेल। तो क्या करना है, इसके अंदर हमने क्या किया, क्रूड ऑयल भरने के बाद ये भट्ठी है जिसमें फर्नेस लगी हुई है, गर्म करना है। तो इसमें से देखो ये पाइप में से जो तेल निकलेगा, गंदा तेल, वो इस भट्ठी में से बहुत सारा टेम्परेचर गेन करके आगे चला जाएगा। तो आगे जाकर क्या होगा, इसके जो वेपर बन जाएंगे, वेपर सबसे पहले जिसके बन गए वो ऊपर चला जाएगा, तो गैस हम उस ऊपर से निकाल देंगे। उसके बाद वेपर बनेंगे लिक्विड, मतलब पेट्रोल के, फिर केरोसिन ऑयल के, फिर डीजल के, और फिर और लुब्रिकेंट और एस्फाल्ट लुक वैक्स वगैरह सबसे नीचे रह जाएगी। तो ऐसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अलग अलग निकाल सकते हैं उन लिक्विड के लिए जिनका बॉइलिंग टेम्परेचर में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक 19-21 का फर्क है, उसको हम फ्रैक्शनल टावर में डाल के अलग कर सकते हैं। तो फ्रैक्शनल टावर का एक पिक्चर और बना रखा है, एक पिक्चर और है। तो फ्रैक्शनल टावर क्या करता है कि क्रूड ऑयल में से गैस, सिलेंडर वाली गैस सबसे ऊपर देखो निकाल दी इसने, उसके कार के लिए डीजल पेट्रोल फिर से निकाल दिया आगे, फिर जहाज का जो ऑयल है उससे थोड़ा गंदा होता है, जो गंदे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो नीचे नीचे है, जो हायर क्वालिटी के है वो सारे ऊपर है, जिनका बॉइलिंग टेम्परेचर कम है वो सबसे पहले ऊपर चले जाएंगे। तो नीचे क्या रहेगा, ये सड़क बनाने के लिए लुक बच गई, ठीक है ना, तो ये रेलगाड़ी चलाने के लिए डीजल वगैरह बच गया। डीजल से हायर क्वालिटी का जो तेल है वो थोड़ा सा एरोप्लेन चलाने के लिए हो गया, उससे हायर क्वालिटी का जो तेल है वो कार वगैरह चलाने के लिए हो गया। तो उसके आगे तो गैसेस बन जाएंगी, तो गैसेस जो है हमारे घर में हम यूज करते हैं सिलेंडर में, तो वो यूज करेंगे। ओके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, this method is used to purify liquid having very high boiling point and those which decomposes at or below their boiling points। ऐसे कुछ कंपाउंड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो, तो मतलब उसको टेम्परेचर देना इतना मुश्किल हो जाए कि इतना बॉइलिंग टेम्परेचर देने से मतलब हमारे पास इतनी टेम्परेचर देने की फैसिलिटी ना हो। तो मतलब जो कोई चीज उबल रही है, मान लो 1000 डिग्री सेल्सियस पर, तो मैं तो उसको दे सकता हूँ सिर्फ 500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान। तो 1000 डिग्री सेल्सियस तक तो उसने उबलना है, तो मेरे पास तो इतना टेम्परेचर है नहीं, तो मैं क्या करूँ उसको ऐसे करूं कि डिस्टिलेशन करूं उसको, लेकिन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो मैं एक नया कंसेप्ट लेके आया, प्रेशर। तो प्रेशर के अंदर उसको मैंने रिड्यूस्ड प्रेशर के अंदर उसका डिस्टिलेशन करना है। जैसे क्या है, दिस मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई लिक्विड हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड दोज व्हिच डिकम्पोजेस at or below their boiling point. Such liquids are made to boil at a temperature lower than their normal boiling point by a reduced pressure। तो मतलब उसको ऐसे प्रेशर चैम्बर में डाल के उसका प्रेशर रिड्यूस ऐसा करो कि वो कम टेम्परेचर पर ही उबलना शुरू हो जाए और उसकी डिस्टिलेशन हो जाए। ऐसे मेथड को बोलेंगे डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। Steam distillation. This technique is applied to separate substances which are steam volatile and are immersible with water. Technique used where substance in which steam volatile and the immiscible with water। immiscible का मतलब है पानी में वो सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं कर रहे। ऐसे कुछ सब्सटेंस को अलग करना स्टीम डिस्टिलेशन से।
स्टीम डिस्टिलेशन क्या है, जैसे डायग्रामेटिकली दिखा दिया। कोई कंपाउंड लिया, कंपाउंड लेकर के उसको हीट किया कि उसके वेपर बन जाए, वेपर बन के वो आगे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ हमें जो वेपर चाहिए वो तो बन गए, कुछ ऐसे भी वेपर बन जाएंगे जो हमें नहीं चाहिए, ऐसे कुछ वेपर बन गए, आगे चल गए। तो ये पानी में घुले हुए सब्सटेंस के वेपर है, आगे चल के नेक्स्ट चैम्बर में इमिसिबल टू बी स्टीम डिस्टिल। तो ऐसे जाके आगे एक टावर लगा है प्योरीफायर, उसको फिर से हीट किया, उसके जो वेपर बन के आगे जाएंगे वो जाके आगे कलेक्ट होंगे ठंडे होकर के इस बोतल में। तो क्या करना, इसको इस बोतल में से जो वेपर जा रहे हैं गर्म वेपर, उसको ठंडा करने के लिए इसके ऊपर एक अलग से ट्यूब लगा दी है, जिसमें से जो टैप वाटर ठंडा पानी का पानी डालना है, तो ये यहां से निकल जाना है, पानी डालना है यहां से निकल जाना। उस पानी का मतलब क्या है, पानी डालने के बजाय आप ये भी कर सकते हो, इसके ऊपर एक ठंडा कोई ऐसा कपड़ा रखो और कपड़े को बार बार पानी से गिला करते जाओ। तो मतलब क्या होएगा, जो इसके अंदर वेपर आएंगे, भाप आएगी, वो ठंडी होती जाएगी, ठंडी हो करके वो कंडेंस होके अलग से जमा हो जाएगी। तो मतलब ऐसे क्या कर सकते हैं, हम स्टीम बना करके उस कंपाउंड को अलग कर देंगे किसी दूसरी कंपाउंड में से जो इमिसिबल विद वाटर है, और इस मेथड को बोलेंगे स्टीम डिस्टिलेशन। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, when an organic compound is present in an aqueous medium, it is separated by shaking it with organic solvent, in which it is more soluble than in water. The organic solvent and the aqueous solution should be immiscible with each other so that they form two different layers, which can be separated by सेपरेटली फनल। मतलब ऐसे कुछ कंपाउंड जिनको शेक करके आप थोड़ा सा टाइम दोगे ना, तो वो क्या करेंगे, अलग अलग लेयर बना लेंगे। अलग अलग लेयर बनाने के बाद क्या होएगा, आप उसको नितार कर, इसको पंजाबी में मेथड नितार कर अलग कर लोगे, थोड़ी देर पड़ा रहने दो, हैवी सब्सटेंस नीचे बैठ जाएंगे, लाइटर ऊपर आ जाएंगे, तो इसके बाद आप उसको आराम से धीरे से निकाल लोगे। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा मेथड है जिससे आप डिफरेंट टाइप के कुछ कंपाउंड जो मिक्स हो गए उनको अलग कर सकते हो। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड, क्रोमेटोग्राफी इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी। टू आर देयर, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट different compounds are adsorbed on adsorbent to different degree. When a mobile phase is allowed to move over a stationary phase, the component of mixture move by varying distance over the stationary phase. तो मतलब सबसे पहले तो आपने क्रोमेटोग्राफी का मतलब सीखना है, क्रोमेटोग्राफी है क्या। इसके अंदर क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या है कि बेस्ड ऑन द फैक्टर दैट डिफरेंट कंपोनेंट, ऐसे कोई एड्सॉर्बेंट है, एड्सॉर्बेंट मतलब सोखने वाले, जो कि कुछ सब्सटेंस को सोख लेते हैं। सोखने के बाद क्या करना है कि उस जिस एड्सॉर्बेंट के अंदर कंपोनेंट सोखे गए हैं उसको हमने आगे प्रोसेस करना है, ऐसे उसके ऊपर प्रैक्टिकल करना है, कुछ ऐसा प्रोसेस टेक्निक लगानी है कि वो उसने एब्जॉर्ब तो कर लिया सबको, अभी क्या वो करे कि सभी कंपोनेंट को, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट जो उसने सोख रखे हैं उसको अलग अलग दूरी पर डिस्प्ले कर दे, बिखेर दे। तो बिखेरने के बाद अलग अलग कंपोनेंट को हम कलेक्ट कर सकते हैं ऐसे। इट इज और कॉलम क्रोमेटोग्राफी से कर सकते हैं, या इन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ऐसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या है, it involves separation of mixture over a column of adsorbent packed in a glass tube. Column is fitted with stopcock at its lower end. और इसका बेटा क्रोमेटोग्राफी का बहुत अच्छे प्रैक्टिकल भी आपने लैब में करने हैं, तो क्रोमेटोग्राफी आपको वहां भी अच्छी तरीके ਨਾਲ समझ आएगी। थ्योरेटिकली थोड़ा प्रॉब्लम है इसको समझ में, लेकिन अभी आप इसके अगर प्रैक्टिकल करोगे तो आप पाओगे कि क्रोमेटोग्राफी बहुत आसान है।
है ना। तो मिक्सचर इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द एडसॉर्बेंट कॉलम पैक्ड इन ग्लास ट्यूब एंड एप्रोप्रिएट एलेंट इज अलाउड टू फ्लो डाउन कॉलम स्लोली। ये सारी जो बात है इसको हम सीखते हैं ऐसे। एक ट्यूब ली और ट्यूब के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट है क्रोमेटोग्राफी के, तो डिफरेंट कंपोनेंट को शेक करके हमने छोड़ के रख दिया, तो क्या होएगा थोड़े समय बाद वो अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग लेयर बना लेंगे। तो नीचे से हम टैप खोल करके तो डिफरेंट एक लेयर को दूसरी लेयर से अलग कर सकते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है कि डिफरेंट कंपोनेंट मिल गए हैं, लेकिन क्या है कि वो अच्छी तरह से नहीं मिल रहे, उनको अगर हम सेटल डाउन करें थोड़ी देर रखें तो वो अपनी अलग अलग लेयर बनाएंगे। तो कुछ तो कंपोनेंट हम ऐसे ट्यूब के जरिए ऐसे अलग कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो थिन लेयर, मतलब ऐसे हैं कि इसको समझने के लिए ऐसा देखो कि क्रोमेटोग्राफी में एक ये हमने पेपर लिया, इस पेपर के अंदर एक ये लाइन लगाई है पतली सी, ठीक है ना, ये पतली सी लाइन लगाई है और उसके ऊपर ये डॉट लगाया हमने, ये देखो ये डॉट दिखाई दे रहा है ना। और इस डॉट के अंदर आप ऐसा मान लो कि हमने ब्लू, रेड, ग्रीन सारी की सारी कुछ इंक्स, 4-5 टाइप की इंक्स के ड्रॉप्स इसके ऊपर ही रख दिए। तो सारे ड्रॉप्स जो जब मिल जाएंगे तो ब्लैक बन जाएंगे। तो अभी इस ब्लैक डॉट के अंदर तो डिफरेंट टाइप की इंक्स हैं, तो उसको हमने करना है सेपरेट। तो क्या करेंगे, ये क्रोमेटोग्राफी जो पेपर है आपको इस बीकर में दिखाई दे रहा, तो इसको हमने ऐसे फिट करना है कि नीचे एक सॉल्वेंट है, सोल्यूशन रखना है हमने, ठीक है ना। तो लैब में आपको वो सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो नीचे हमने एक सोल्यूशन रखना है और सोल्यूशन का ये पॉइंट जिस पर डॉट लगा है इसको डिप नहीं करना है, इसको थोड़ा ऊपर रखना है और इस पेपर का सिर्फ नीचे वाला एक हिस्सा जो लेयर है उसको डिप करना है इस सॉल्वेंट के अंदर। तो डिप करने से क्या होएगा कि ये सॉल्वेंट जो है ये पेपर के अंदर मूव करना शुरू कर देगा, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। जब मूव करना शुरू करेगा तो वो क्या करेगा कि इस स्याही के ऊपर जाके उसको भी एब्जॉर्ब करेगा लिक्विड अपने अंदर। तो उस स्याही के रेड स्याही को मान लो उसने मूव करके यहां तक ले गया, तो उसके अंदर जो ग्रीन थी उसको उसके आगे तक ले गया। हर एक स्याही को एक साथ मूव करके आगे नहीं ले जाएगा वो लिक्विड, वो अलग अलग रंग को अलग अलग दूरी पर बिखेर देगा। तो ऐसे हमने एक ब्लैक डॉट में से सारे कंपोनेंट जो है ना तो इंक के अलग अलग कर लिए। तो इसी को बोल रहे हैं क्रोमेटोग्राफी कि सभी कंपोनेंट को अगर मिक्स भी कर दें तो हम उसको अलग करके फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट इसमें मिक्स कर रखा है। आरएफ फैक्टर, रिटार्डेशन फैक्टर क्या है जी? द relative adsorption of each component of mixture is expressed in terms of retardation factor, RF factor। RF फैक्टर को प्रैक्टिकली लैब के अंदर प्रैक्टिकल करोगे तो इसका जो कैलकुलेशन आपने करना है तो क्रोमेटोग्राफी का डिस्टेंस मूव्ड बाय सब्सटेंस फ्रॉम बेसलाइन, जो बेसलाइन बनाई थी जिस पर डॉट रखा था उसके ऊपर हमने फिर कैलकुलेशन करनी है कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है। डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम बेसलाइन, ठीक है ना। तो ये उनको हमने उसका रेशनल ले लिया, डिवाइड करके ले लिया। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम रिटार्डेशन फैक्टर या आरएफ वैल्यू बोल रहे हैं। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर देखो ये पॉइंट्स है और इस पॉइंट के अंदर हमने ये बेसलाइन है, बेसलाइन के अंदर पॉइंट रखा और ये पार्टीशन होगी सभी कलर की अलग अलग वाटर लेवल। क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन ब्लैक इंक। प्रोसीजर इसका लैब में भी देखेंगे। अभी क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, डिटेक्शन अभी टेस्ट करना है कार्बन और हाइड्रोजन। किसी कोई हमें कंपाउंड दिया है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन कैसे डिटेक्ट कर सकते हो, ये सारा कुछ प्रैक्टिकली है और लैब में ही आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिकली करोगे। सिर्फ आप इसके नोट्स देख लो, ये इसकी इक्वेशन है कैसे आप
इसी चीज को अलग कर सकते हो। डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन और फास्फोरस है किसी कंपोनेंट के अंदर, कंपाउंड के अंदर, तो हम उसको लैशिंग्स टेस्ट से चेक कर सकते हैं कि किसके अंदर नाइट्रोजन है, सल्फर है। फोरेंसिक साइंस वाले जैसे करते हैं ना, जहर वाले कंपोनेंट, और जहर कौन कौन सी टाइप का है, और जो कुछ भी इंसान को दिया गया है, ठीक है ना, उसके अंदर जो कंपोनेंट चेक करते हैं, तो ऐसे ही चेक करेंगे लैब के अंदर। ये सारे टेस्ट है, ये प्रैक्टिकली वर्क है सारा। सोडियम फ्यूजन, सोडियम फ्यूजन पहले कंपाउंड को बनाना, फिर उसके लिए नाइट्रोजन का टेस्ट लगाना, फिर सल्फर का टेस्ट लगाना, देन हैलोजन का टेस्ट लगाना, हैलोजन के बाद फास्फोरस का टेस्ट। ये सारे ऐसे कुछ कंपोनेंट टेस्ट हैं जो कि समझाने से नहीं, करने से ही आएंगे लैब के अंदर। क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन, परसेंटेज नाइट्रोजन की निकालनी, वॉल्यूम निकालना। ऐसे ये सारे मेथड मैं सिर्फ आपको एज ए नोट्स दिखा रहा हूँ, लेकिन ये सारे प्रैक्टिकल से ही आप कर पाओगे। ਆਕਸੀਜਨ की परसेंटेज। ओके थैंक यू बेटा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। तो डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले ये फिनिश है। इस लेसन ਨੂੰ जो मैं रिटन वीडियो राਹੀਂ वाइट बोर्ड ਤੇ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀਆਂ। ਇਸ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਇਹ ਲੈਸਨ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ +2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਬੁੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏਗੀ। ਤੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਲੈਸਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ +2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਟੌਪਿਕ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਣਗੀਆਂ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਡੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ।